हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है और आज तो कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में है आजकल में। तो हम लोग देखेंगे कि कंटेक्स्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्या-क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं सपोर्ट में और कुछ आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट में देखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अपने आर्गुमेंट्स क्या देते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी कंटेंट इस पे आने वाला है। देखिए, यूसीसी की मतलब क्या होता है? यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इंडिया के अंदर जो ऑफेंसेस होते हैं दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सिविल ऑफेंसेस होते हैं, एक होते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि किसी को मारना, पीटना, धोखाधड़ी, मर्डर करना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब आते हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस में। तो कोई भी पर्सन जो क्राइम करता है, क्रिमिनल ऑफेंस करता है, उसके लिए सेम सजा का प्रावधान है। मतलब कोड ये नहीं पूछेगा कि भाई आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, नहीं। सिंपल है, किसी ने किसी का मर्डर करने की कोशिश करी तो उसको 8 साल की सजा है, तो सबके लिए 8 साल की सजा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। लेकिन जो सिविल केसेस होते हैं, सिविल केसेस में क्या होता है, लाइक मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, अडॉप्शन हो गया, शादी हो गई, डिवोर्स करना हो गया, इनहेरिटेंस मतलब फादर की प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगी, कैसे जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, या कोई अडॉप्ट करना चाहता है, तो जो मैटर्स हैं, इनके लिए डिपेंड करता है कि कौन सा रिलीजन पर्सन फॉलो कर रहा है। तो यहाँ कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब नाम से क्लियर है कि सिविल जो कोड है उनके लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट रिफर्स टू अ लीगल फ्रेमवर्क that seeks to unify and standardize personal laws related to the marriage, divorce, inheritance, adoption, and other civil matters for the citizen within a country, irrespective of their religion and ethnicity। कि जो सिविल केसेस है उनके लिए भी यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। कोई ये नहीं पूछना चाहिए कि डिवोर्स करना चाहते हो तो सेम लॉ है आपके लिए, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। अगर शादी करना चाहते हो तो सेम तरीका है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर हम इसकी बात करें इसका एम क्या है, तो एम तो सिंपल है कि जो सिविल केसेस हैं, जो सिविल कोड है कॉमन रखना, जिससे कि इक्वलिटी प्रमोट किया जा सके। इक्वलिटी मतलब कि इंडिया में जो भी लोग हैं सब इक्वल होने चाहिए। अब एक बंदा तो इंडियन ही है ना, तो उसने जो भी इश्यूज होंगे सबको सेम से डील करा जाए। इसी के साथ साथ विद इन दी कम्युनिटी भी इक्वलिटी होनी चाहिए। जो भी रिलीजन देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं आप पैट्रियार्किकल आपको सोच देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है मेल को। जैसे 4-5 साल पहले केस था ट्रिपल तलाक का, तो सोच कर देखो जरा कि एक मेल पर्सन है, उसको डिवोर्स लेने का अधिकार है, लेकिन वुमेन को नहीं है। अच्छा, ये कोई मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदुज़्म में देख लो। आज सती प्रथा हुआ करती थी कि किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वुमेन को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन अगर उल्टा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये कहीं न कहीं इक्वालिटी प्रमोट करने की बात करती है। द कंसेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ द सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है कि जो एक कंट्री है या स्टेट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, मतलब उसकी नज़रों में सेम सारे रिलीजन सेम है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कि कानून की नज़रों में सब कुछ सब बराबर है। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं तो इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ या तो मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, कि नहीं भाई आपने क्राइम करा है, कानून की नज़रों में सब कुछ बराबर है। एंड जेंडर जस्टिस के बारे में बात करता है कि कोई ये नहीं पूछेंगे मेल के लिए अलग लॉज है या वुमेन के लिए अलग लॉज है। तो इट envisions a legal system that treats all citizens equally regardless of their religious or the culture background। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो ये पहली बार डिबेट नहीं उठी है, आज से पहले कई बार उठ चुकी है। इवन जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तब भी दो ग्रुप थे। एक ग्रुप ये डिमांड कर रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। आ, उनका आर्गुमेंट ये था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री है, तो हमारे जो लॉज होने चाहिए किसी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से नहीं होने चाहिए। दूसरा ग्रुप ये कह रहा था कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। कुछ कस्टमरी लॉज होते हैं और जो काफ़ी जनरेशन के थ्रू डेवलप हुए हैं। तो इंडिया इतना डाइवर्स है, हम सेम लॉ नहीं बना सकते हैं। तो ये डिबेट काफ़ी लंबी चलती रही, तो अम्बेडकर जी को रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सच में प्रॉब्लम है। देखिए, हमारे जो संविधान है, इसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब हमारे जो पार्ट्स हैं ना संविधान के, पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मतलब हमारे मौलिक अधिकार। जैसे हम बोलने की आज़ादी है, मुझे काम करने की आज़ादी है, मुझे जिंदा रहने की आज़ादी है, कोई जेल में नहीं डाल सकता है, मुझे फ्री घूमने की आज़ादी है। कुछ ऐसे हमारी जो फ्रीडम दी गई हैं, कुछ ऐसे लाइक राइट्स हैं जो हैं। अगर कोई इसको लाइक उसको काउंटर करने की बात करता है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ। लेट्स से मुझे बोलने की आज़ादी है, कई बंदा बोलता है कि नहीं आप कल से नहीं बोलोगे, तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ कि ये मुझे मना कर रहा है, क्योंकि ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में है, तो ये जस्टिफाइड है। मतलब अगर आपको कोई इनको ब्रीच करने की कोशिश करता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जो पार्ट 4 है, ये होता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है कि ये अधिकार एक तरह से दिए तो गए हैं, लेकिन अगर ये पूरे नहीं हो रहे तो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अम्बेडकर जी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि अगर मैंने फंडामेंटल राइट में डाल दिया तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो डीपीएस में डाल दिया गया। तो डीपीएस के पी के अंदर जो आर्टिकल 44 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये याद रखना। आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज के बाद जब भी डिबेट होगी आप देखना, तो ये आर्टिकल 44 के बारे में बात होगी ही होगी। आर्टिकल 44 क्या बोलता है? द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड
थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि ये एक राज्य को करना चाहिए, द स्टेट शैल एंडेवर, ये करना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे थ्रू आउट द इंडिया हो। लेकिन इसकी कोई, अब ये कहा है पार्ट 4 में टीपीएसपी में, तो अगर ये लिखा हुआ तो है, लेकिन आप कोर्ट में ले जा सकते हैं कि देखो आर्टिकल 41 लिखा गया है। क्यों? आर्टिकल 44 जो है पार्ट 4 में आता है और ये जस्टिफाइड नहीं, जस्टिफेबल नहीं, आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अम्बेडकर जी ने ये चीज़ समझ में आई थी कि हाँ डीपीएसपी कि इनको जो यूसीसी है ये होना चाहिए, लेकिन हम उसको टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए। जब छोड़ देते हैं इन दी कमिंग ईयर्स, जब स्टेट को लगेगा वो इम्प्लीमेंट कर पाए। वाई मुस्लिम्स एंड अदर कंजर्वेटिव ग्रुप्स आर अगेंस्ट ऑफ इट, कि मुस्लिम्स और कुछ कंजर्वेटिव ग्रुप्स हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट क्यों होते हैं? देखिए, जो पर्सनल लॉज होते हैं दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पब्लिक लॉज एंड आर ऑफन बेस्ड ऑन द रिलीजियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। एग्जांपल ले लेते हैं, जब शादी होती है तो शादी के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ एक लड़का लड़की शादी नहीं करते हैं, फैमिलीज का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। लाइक आपने देखे होंगे शादी, ये सिर्फ शादी नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, कुछ दिन पहले से काम स्टार्ट हो जाता है, एंड तक चलता रहता है, कोई रस्में होती है। तो एकदम से ठीक तो एकदम से तो नहीं आए हैं ना, इट टुक जनरेशंस, लाइक कस्टम्स बने, ट्रेडिशन बने हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मुस्लिम का, जो मुस्लिम के लॉज होते हैं वो शरिया लॉज से इंस्पायर्ड है। तो एकदम से उन्हें खत्म करना और उसके बाद लेकर आना मॉडर्निज्म के नाम पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बोल सकते हो कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, हमें बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन इनको अडॉप्ट करना, इसको एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, देखिए मेरी नज़रों में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इसका यही है कि एक तरफ हम लोग बात करते हैं इंडिया में रिलीजियस एंड कल्चर डाइवर्सिटी है एंड फ्रीडम है, कि हम लोग इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि जो एक रिलीजन है अपने हिसाब से फिर मैनेज कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि इक्वलिटी भी होनी चाहिए, ये सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, दोनों ही कहीं ना काउंटर है। तो इनको बैलेंस करना इट इज़ गोइंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर हम बात करते हैं कि कुछ आर्गुमेंट्स क्या हैं जो इसके फेवर में हैं, देखिए सबसे पहले तो बात करता है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि ये बात डिफरेंट रिलीजन की नहीं है, रिलीजन के अंदर कंडीशन वुमेन जेंडर के बारे में बात कर रहा है। कोई भी रिलीजन देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल तो नेचर है ही, है ना, हर चीज़ में। तो ये जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेगा, क्योंकि लॉज बनेंगे तो ऐसा है नहीं मेरे के अलग बनेंगे मेरे के अलग बनेंगे, नहीं, सबके सेम बनेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करेगा। ये सेक्युलरिज्म को भी प्रमोट करेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब सिंपल होता है कि एक कंट्री है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, मतलब उसकी नज़रों में सारे रिलीजन सेम है, सब बराबर है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, तो उसको बात करेगा। हमारे संविधान में भी आर्टिकल 44 लिखा गया है, ये वाली बात की जाती है। और इसका बेनिफिट होगा कि लीगल सिंप्लिसिटी करेगा। लाइक अभी क्या होता है कि मुस्लिम के लिए अलग लॉज हैं, बुद्ध के लिए अलग लॉज हैं, बुद्धिज्म के लिए, सिखों के लिए अलग हैं, हिंदूज के अलग हैं। फिर क्या होगा, एक लोग एक सेम फ्रेमवर्क बन जाएगा, सबके लिए सेम लॉज हैं। तो ये कहीं ना कहीं लीगल फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाइड करेगा। सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा, जैसे हमने बात की कि यहाँ पर क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं कि मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करेगा, क्योंकि जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो भी पर्सनल लॉज हैं वो कहीं ना कहीं पुराने सोच बने हुए हैं, ट्रेडिशनल माइंडसेट है, कस्टम्स बने हैं। तो आज हमें कंटेम्प्रेरी टाइम के हिसाब से इनको चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो इसके अपोजिट में बोला जाता है। पहले तो ये बोला जाता है कल्चर डाइवर्सिटी, कि भाई इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी इजी टू मैनेज ऑल दिस थिंग, कि आपने क्या करा, सबका अलग कस्टम है, ट्रेडिशन है, लोग अलग तरह की विचारधारा रखते हैं, और आप आज सब बोल रहे हो कि नहीं सब खत्म होने वाला है, आपकी शादी जब पहला होती थी ऐसा नहीं, अब ऐसा हो। तो या डिवोर्स जो है, तो कल्चर डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर आता है कि सोशल डिस्ट्रप्शन देखने को मिलेगा, कि आज तक जो भी बनी हुई है सोशल डिस्ट्रप्शन बने हैं उनको चेंज करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो सोशल डिस्ट्रप्शन भी हमें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर बात की जाती है कि लोगों की जो आइडिया है वो अलग अलग है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं करते हैं। सो वी नीड टू हैव एन कंसेंसस, कि एक प्रॉपर तरीके से समझाने की जरूरत है कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, क्या नुकसान है। जब कंसेंसस बनेगा मतलब खुद लोग अडॉप्ट करेंगे, तो ये अच्छा तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। अच्छा, बात करते हैं कि चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट करती हुई क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं जिनको हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला आता है रिलीजियस एंड द कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे बात की है कि इंडिया काफ़ी डाइवर्स है, कल्चरली भी और रिलीजियस वाइज भी। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और यही ग्रुप है जो रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। लाइक कुछ लोग, जैसे उन्होंने बात की कि माइनॉरिटीज़ हैं या फिर जो मुस्लिम हैं, वो इसके इतने सपोर्ट में नहीं आते हैं। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी इशू है इसका, क्योंकि कुछ ग्रुप हैं जो डिमांड करते हैं कि होना चाहिए, और जैसे ही पॉलिटिकल कुछ लीडर्स होते हैं वो बात करते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही उत्तराखंड ने बोला तो राजस्थान की बात हो गई, ऐसे ही यूपी की बात होने लगी है कि हाँ हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो सपोर्ट करते हैं वोट दे देंगे, जो सपोर्ट नहीं करते वोट नहीं देंगे। तो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल सेंसिटिव इशू। लैक ऑफ कंसेंसस है, लोगों को एक प्रॉपर कंसेंसस नहीं है, लोग ये नहीं कह सकते करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। एक ग्रुप है जो बिल्कुल नहीं करना चाहता, एक ग्रुप है जो बिल्कुल करना चाहता है। जेंडर सेंसिटिविटी है, तो लोगों को जानकारी भी इसमें कम है। लीगल फ्रेमवर्क के इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि जो आज तक होता हुआ है उसको खत्म करके एक नए लॉज बनाना है, और जो लॉज बनाए जा रहे हैं वो डिफरेंट जो ग्रुप्स है वो एक्सेप्ट करें, ऐसा बनाने पड़ेंगे ना, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क। एजुकेशन अवेयरनेस भी लोग कम है इस चीज़ के बारे में। ये आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए।
काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने के लिए, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। जो लास्ट चैलेंज है वो है इसका एनफोर्समेंट में। देखिए लॉज़ बनाना आसान है लेकिन उनको एनफोर्समेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बिहार के अंदर लिकर बैन की गई, तो लॉ तो बना दिया गया है लेकिन क्या एनफोर्समेंट हो उसके प्रॉपर तरीके से? नहीं। तो एनफोर्समेंट तब होगा जब लोग खुद इसको एक्सेप्ट करना चाहें, खुद अडॉप्ट करना चाहेंगे। इसलिए अवेयरनेस, एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, कंसेंसस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। लोग बताना ज़रूरी है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट हो रहा है। ये पूरा कॉमन की बात की जा रही है, पूरे इंडिया के बारे में बात की जा रही है कि इसमें जो होगा तो सबके लिए बराबर होने वाला। अब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के लॉज़ खत्म कर दिए जाएँगे। भाई जब लॉज़ आएँगे ना सबके लिए आएँगे, हिंदू के लिए भी आएगा। तो इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदू के लिए कुछ नहीं होगा या मुस्लिम के लिए सब कुछ आने वाला है, मुस्लिम को कुछ नहीं होगा या बुद्धिज़्म के लिए भी ज़्यादा होगा। ये सबके लिए बराबर आएँगे, जो लॉज़ बनेंगे सबके लिए बराबर बनेंगे और ये वुमेन को भी सेम पावर देंगे जो एक मैन को मिलती है। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि उत्तराखंड जो है इट बिकम द सेकंड स्टेट। तो पहला स्टेट कौन-सा है? अपने इंडिया के अंदर एक गोवा एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। एक्चुअली क्या था कि गोवा जो गवर्न किया जाता था, पोर्तुगीज़ ने इसको रूल किया। तो पोर्तुगीज़ ने क्या करा था, पोर्तुगीज़ सिविल कोड आया था 1867। तो ये लॉ काम कर रहा था। 1961 में क्या हुआ जब देश आज़ाद हो गया, पोर्तुगीज़ अभी बैठे हुए हैं गोवा में, तो उनको निकाला, लिबरेट किया। तो 1961 के बाद जब वहाँ लिबरेट कर लिया गया गोवा को, तो यहाँ पर ये वाली बात आ गई कि उसको यूटी बना दिया गया और ये बोल दिया गया कि जो पोर्तुगीज़ सिविल कोड है 1867 का वही कंटिन्यू रहेगा। कब तक कंटिन्यू रहेगा? जब तक जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको चेंज ना कर दे, हटा ना दे।